नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड। ओके अंशुल, एचडीएफसी बैंक चल ही नहीं रहा। हो गया मैडम, वो तो जाके बॉक्स लो पे। तो कब तक चलने की उम्मीद है? आज भी देखिए, डेलो पे है इस समय। नहीं टाइमिंग करने वाला कोई काम नहीं है, टाइमिंग करने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करते रहिए, जहां तक आपको नीचे मिल जाए थोड़ा थोड़ा अपनी कैपिटल को 8-10 पार्ट में डिवाइड करके हर 10 रुपए 5 रुपए या 6 रुपए नीचे लेते जाइए। इवेंचुअली बॉक्स लो पे है, बॉक्स हाई भी आ जाएगा, एक्सटेंशन भी आ जाएगा। बट जितनी तेजी से ऑटो में, एलएनटी में, टाइटन में और बाकी सब में आया था, उतनी तेजी से एचडीएफसी बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लो बीटा काउंटर है। कोटक बैंक को 1.25 साल लग गया था, 1.25 से 1.5 साल लग गया था बॉक्स लो से बॉक्स हाई आने में। बाकी स्टॉक्स 6 महीने में आ गए थे। तो ये कोटक बैंक को जब 1.25 साल लगा है तो ये उसके भी आधा बीटा है। तो मान के चलिए कि 1.5-2 साल से ज्यादा 2 साल का समय ले सकता है। बट 1100 रुपए आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी हल्की और डिप मिल जाए, बट वो मौका है और खरीदने का, ना कि घबरा के बेचने का। ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक करता ही नहीं है, तो छेड़ना भी नहीं है। अंशुल, इटर्नल पे आपने कहा था कि 250 आ रहा है, तो आ ही गया। अब इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? और दूसरा स्टॉक बीईएल जो डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है, 445 के लेवल्स के आसपास है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? देखिए, बीएल में कंफर्टेबल नहीं हूं। हालांकि ये स्टॉक अपना 425 का लेवल होल्ड कर रहा है ब्रेकआउट का। अगर इसमें कुछ खराब होना भी है तो 397 टूटने के बाद होगा। तो क्या इसका मतलब 445 के अराउंड बाई करना चाहिए? मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि इकलौता स्टॉक चल रहा है पूरे सेक्टर में, बाकी सब पिटे पड़े हैं। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जिस आपका चार्ट पैटर्न है, अगर ये 427-28 का लेवल नहीं तोड़ता है तो बुलिश रहेगा। और 397 जब तक होल्ड है तब तक साइडवेज टू बुलिश है। 397 के नीचे क्लियरली बेरिश हो जाएगा। मैं नहीं बाई करूंगा इस स्टॉक को, भले ये ऊपर में अपना 500 525 का टारगेट भी कर ले। आई वुड मिस द बस हैप्पीली। एटर्नल 305 का फील्ड ब्रेकआउट था, 256 का पहला टारगेट था, 221 का दूसरा टारगेट है, बट 221 कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो हाई लाइकली है कि अगर ये 256 के नीचे एक हफ्ते टिक गया सुजलॉन की तरह, 56 के नीचे सुजलॉन टिका है, आज देखिए 42 खड़ा है, धीरे धीरे 38 भी आ जाएगा। नेटवर्क 1849 के नीचे आज देखिए क्या हाल है उसका। तो वही लेवल 256 इसके लिए है। 256 के नीचे 2 हफ्ते टिक गया तो पहला ही टारगेट 194.80 का खुल जाएगा। दूसरा, इसमें इंस्टीट्यूशन शायद माल बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कम होती जा रही है। आज भी एक ब्लॉक डील हुई है। तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है इसके लिए। क्षितिज, पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो हमने बदलाव देखे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स देखे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिक्स को लेके देखी है, उस बीच में आपने अपने एसेट एलोकेशन में कुछ बदलाव किए हैं? एक तो वो, और दूसरा कि अगर कोई अब अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो कैसे कैसे उनको एसेट एलोकेशन करनी चाहिए इस समय? एक्चुअली मैंने बदलाव नहीं किया, पर मार्केट ने एसेट एलोकेशन में बदलाव कर दिया इक्विटी का रिटर्न कम करके। सो ओके, हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा लार्ज कैपिश ओरिएंटेड, हमने थोड़ा स्टेप अप ज्यादा किया है। वी आर अराउंड नाउ 60%, 62% large cap in the portfolio. Okay. We are maintaining 7-8% cash in the portfolio. थोड़ा powder dry रख रहे हैं. Whenever there is an opportunity, we are buying. In some portfolio, we end up buying gold ETF also at the right price. वो हमने प्राइस बाय किया था अराउंड 90 to 1 लाख के आसपास का जब भाव था तब बाय किया था। गोल्ड लिया था, सिल्वर नहीं लिया था। सिल्वर पूरा मिस आउट है हमारे एंड पे। सो आई बीइंग ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग दैट। अभी मैं कह रहा हूँ किसी को पोर्टफोलियो अगर बनाना है इस समय, तो आप अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर 70-30 करना चाहते हैं तो 70 में आप इस समय आप 25-30% मल्टी एसेट या बैफ जो है बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए। लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप की ऑप्शन रखिए। उसके बाद अगर रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो एक मिड और स्मॉल कैप के फंड के बीच की ऑप्शन जरूर रखिए। बिकॉज इस समय अगर आपने स्मॉल कैप में जो भी एलोकेशन लिया, SIP is a better way and STP is a better way. वो 3-4 साल के बाद अराउंड डेल्टा 1.5-2% का देगा विज़ ब्रॉडर इंडेक्स से। सो वो इस वैल्यूएशन पे है आज आपके। सो वो बिकॉज 1.5-2 साल का पेन आपने दे दिया ऑलरेडी। ऑन द फिक्सिंग साइड, ये तो आज अगर शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए आप देख रहे हैं और आपके ऊपर टैक्स का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज आपका टैक्स स्लैब उस तरह का नहीं है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट में डालेंगे तो भी 7.5-8% का इस समय रिटर्न आ रहा है, विच इज एनुअलाइज्ड रिटर्न जो आ रहा है आपका।
शॉर्ट टर्म रील्स आपकी बेटर है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है देयर इज अ बिग गैप बिटवीन आपका रेपो विच इज एट 5.25 एंड 10 ईयर जीसेक विच इज अराउंड 6.5 6.6। करेक्ट। वो भी स्क्वीज होगा तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सब ठीक करा तो वहाँ पे भी डबल डिजिट रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा पैसा गिल्ड फंड में डाल के थोड़ा पैसा आप अपना शॉर्ट टर्म पार्किंग कीजिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, और 5 से 7% हम हमेशा जो मैं बोलता आया हूँ आप गोल्ड में रखिए। सिल्वर आई रियली डोंट नो, नहीं समझ आता, पर गोल्ड इज अ गुड हेज इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड पोर्शन से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 9% होना चाहिए, फिक्स इनकम पोर्शन से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 से 7% होना चाहिए, और इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न 11-12% होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो लेवल पे ये पोर्टफोलियो विच इज अ लिटिल कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कैन यील्ड यू 10%। अब जो लोगों को पैसा 10 साल तक नहीं चाहिए एंड दे आर ओके विद द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इन इक्विटीज, वो फिर अपना 50-30-20 कर सकते हैं, 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप, ऐसे करके एलोकेशन बिल्ड कर सकते हैं। क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। अंशुल, आपके लिए कुछ सवाल है इसलिए मैंने आपको रोक रखा है। एक तो पर्ल मखीजा पूछ रही हैं, ग्रो का पावर ईटीएफ खरीदें क्या? मैं अभी पावर ईटीएफ नहीं खरीदने के मूड में हूँ। मैं आई वुड बेटर बाई, मैं मेटल ईटीएफ खरीद के धीरे धीरे नीचे ऐड करने के फेवर में रहूंगा, क्योंकि उसको 17,000 तक जाना है। तो यहाँ से ऑन द डिप्स में उसी को एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो नो पावर ईटीएफ, बस एनर्जी। आप किस ईटीएफ में कहा? मेटल ईटीएफ, सॉरी। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई का मेटल है। आईसीआईसीआई का मेटल ईटीएफ का नाम बता दीजिए। ठीक है, कोई भी मेटल इंडेक्स खरीद ले, कोई मेटल ईटीएफ खरीद ले। या जैसे पोटेंशियल निफ्टी मेटल या चलिए, आईसीआईसीआई पोटेंशियल है सर। अंशुल, अगला सवाल ले लेते हैं। प्रीति अग्रवाल का सवाल है, वो पूछते हैं कि प्री कॉल उनकी बाइंग है और उनके बाइंग प्राइस है 634, क्या करना है? मेटल आई ईटीएफ के नाम से आता है आईसीआईसीआई का मेटल ईटीएफ, मेटल आई ईटीएफ। ओके मैडम, किस स्टॉक पे आपने सवाल पूछा? प्री कॉल है उनके पास, 634 का बाय प्राइस है। प्री कॉल अपन दिए हैं क्या? देखो, प्री कॉल में शायद क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि फ्लैग पैटर्न बन रहा है। आज ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाके नीचे आया है, फेल हुआ है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 605 होल्ड कर रहा है, लॉन्ग रहना चाहिए। 605, 595 इसके नीचे अगर फिसला तो फिर ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और 577 तक आएगा। तो जब टारगेट हो चुका है, अच्छा इसमें हमने बाय दिया था, टारगेट हो चुका है, तो हमारा कोई भी कॉल ओपन नहीं है। बट जब तक 605 के ऊपर है, हम लॉन्ग अटेम्प्ट करते रहेंगे इसमें। टाटा केमिकल्स पे अगला सवाल है, 915 की खरीद है, शिफ्ट करें या होल्ड करें या एवरेज करें, क्या सलाह देंगे आप? 747 तक जाते हुए दिख रहा है। 747 पे दोबारा सवाल पूछे। ओके। दीपक गुप्ता जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या ग्रो या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खरीदूं? बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैडम अभी भी 11% का फ्री फ्लोट है, 13% और आना बाजार में बाकी है। मैं स्टॉक को नहीं छेड़ रहा जब तक 25% फ्री फ्लोट ना हो जाए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ कम से कम ये है कि वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, सारी स्टोरी पॉजिटिव बिल्ड हो रही है। उस समय फ्री फ्लोट ही अपना 25% के नॉर्म पे आ रहा है। ये तो कंटिन्यूअस लिस्टिंग के बाद से डाउन ट्रेंड में है, मैं इसको तो नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं 25% फ्री फ्लोट होते होते शायद ये काउंटर आपको 60 रुपए के भी नीचे मिले, तो मैं नहीं छेड़ रहा हूँ इसको। दूसरा बंदा ओके। अगला सवाल जो है वो है शक्ति दत्ता का। वो पूछते हैं, अंशुल सर, वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे करें फॉर स्विंग ट्रेडिंग? ये तो बहुत सिंपल है। आप ट्रेडिंग व्यू खोलिए, ट्रेडिंग व्यू में राइट साइड में आपको बॉटम राइट पे स्क्रीन में स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे एक्सचेंज एनएससी सेलेक्ट कर लीजिए, रिलेटिव वॉल्यूम 3 कर लीजिए और आरओसी 3% सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको बाइंग इंस्टीट्यूशन कैंडल मिले, ना कि सेलिंग इंस्टीट्यूशन कैंडल मिले। ये 3 कंडीशन डाल के अपनी रोज एक वॉच लिस्ट बनाना स्टार्ट कर लीजिए। उसी में आपको फ्लैग पैटर्न और वीसीपी पैटर्न या और कप कैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे। साथ में एक जोड़ना है तो 1 मंथ हाई भी बनाओ, ये भी जोड़ लीजिए। ओके। रितेश का मैं तो यही करता हूं, इसी से लिस्ट बनती है मेरी। ओके।
रितेश पूछते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और जेटीएल इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए? दूसरा कौन सा न्यूजेन के बाद? जेटीएल इंडस्ट्रीज। जेटीएल इंडस्ट्री 61 जब तक होल्ड है तब तक एक रिवर्सल बन सकता है, बाकी डेड कैट बाउंस वाला ही प्ले है। तो 61 जब तक होल्ड है तब तक अगर है तो लॉन्ग रहिए, नहीं है तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। सेम इज विथ न्यूजेन, 78 दिन में 56% गिरने के बाद 3 दिन का अच्छा बाउंस बैक आया, 4 दिन का शैलो पुल बैक है, शायद एक बार बाउंस बैक करके 640 तक चला जाए, बट क्या इस बाउंस बैक में प्ले करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल क्या इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए? टीएमपीवी नहीं, टीएमपीवी नहीं, 387 पे आ गया है, गैप फिल हो गया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो फिर बाइंग बनेगी 430 440 तक, और अगर यहीं से ये ब्रेकआउट फेल हुआ, जो कि होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो वापस से 320 मिलेगा। तो आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस। टीएमसीवी सामने ज्यादा बुलिश है, लेकिन अभी नहीं लेना है, अभी तो वेट करना है, उसमें भी कंसोलिडेशन का। राकेश जी पूछ रहे हैं ऑटो स्पेस में क्या खरीदना है? ऑटो स्पेस से ये डेटा पैटर्न ऑटो में आता है। डेटा डेटा पैटर्न तो नहीं, डिफेंस ऑटो से जुड़ी है डेटा पैटर्न। डिफेंस ऑटो में ऑटो मदरसन देखिए, मदरसन मदरसन हो गया आपका, भारत मदरसन फोर्ज ठीक हो लग गया। रहा है। ऑटो में मेन लाइन ऑटो में अभी किसी में बाइंग नहीं है। एंसलरी में आप मदरसन देख सकते हैं, मदरसन ठीक लग रहा है एक, मगर उसमें भी अब 6 रुपए बचा है। 140 मेजर रेजिस्टेंस एंड टारगेट दोनों ही मतलब उस पे 140 के अराउंड, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जेबीएम बाकी ऑटो नहीं, जेबीएम ऑटो तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। एक हाँ, ये रही सेक्टोरियल इंडाइसिस वाली लिस्ट, ये है ऑटो का, इसमें ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, बॉश नहीं, मारुति नहीं, एमआरएफ नहीं, बालकृष्णा नहीं, तो कुछ नहीं। बजाज ऑटो ऑन डिप्स, बजाज ऑटो 9200 से बता रहा हूँ 11,000 जा रहा है। आज हाई बना है 10,187 का, और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जब 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए 9,800 बाई कर लीजिएगा। 11,000 जा रहा है। टीवीएस मोटर नहीं, भारत फोर्ज टॉपिंग आउट हो रहा है। चलिए छोड़िए, श्रीराम फाइनेंस में क्या करना है? एक बचा है मैडम, हीरो मोटो पे नजर रखिएगा। 5,800 के ऊपर टिक गया तो ये स्टॉक 6,266 और 7,000 खुल जाएगा। तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो दो ही अच्छे लग रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस आज ही टारगेट हुआ है 1,080 पे, आपके चैनल पे भी बाई दिया था, बाकी जगह भी दिया था। 1110 के टारगेट के लिए 1105 में आज बुक किया है। नए सिरे से जब बाइंग बनेगी तब देंगे। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। जब तक 1,048 होल्ड है तब तक हम लॉन्ग ही ढूंढेंगे, शॉर्ट नहीं ढूंढेंगे। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, तीनों में से बेहतर कौन सा है? लाइफ तीनों में से अगर ढूंढना है तो एचडीएफसी और एसबीआई लाइफ ज्यादा बेटर है, बट लाइफ से ज्यादा एएमसी ढूंढिए। एएमसी ज्यादा अच्छा है। कौन सा? आदित्य बिरला एएमसी 870 से आपको बता रहा हूं कि 63 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। सेकंड बेस है आईपीओ का, सेकंड बेस ब्रेकआउट है। ये 1,200 रुपए जा रहा है। 3 दिन 4 दिन से हाई भी ये लगा रहा है 932 तक का। फिर आज प्रॉफिट बुकिंग है। तो ऑन द डिप्स अभी क्या है, ब्रेकआउट के बाद वर्टिकल मूव क्यों नहीं आई, सवाल ये होना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि ब्रेकआउट जब आया तब मूविंग एवरेज से दूर था स्टॉक। तो ये जो स्लगिश अप मूव है, ये मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए 4-8 हफ्ते रुक सकती है, बट इवेंचुअली ये 1,200 निकल जाएगा जब तक 850-820 की जोन होल्ड है। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। उन्होंने अपना हैंडल से लिखा है, बोलते हैं कि एफआईआईज